देखिए हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। मुख्य जो बातें थी वो तो थी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दो प्रकार की SN1 और SN2, परंतु हमारी किताब में कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे कल आपने KOH के साथ क्रिया करवाई थी और अन्य उदाहरण भी आपने देखे थे। ईथर का भी निर्माण किया था, हेलो एल्केन की क्रिया Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई थी, ईथर का निर्माण हुआ था। अब ये तीन रासायनिक अभिक्रिया मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख रखी है। आप देखिए ये RX हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में हम जानते हैं हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। Na2S सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड। अब आप देखिए सोडियम जो सल्फाइड है ये एक आयनिक यौगिक है। Na पर तो +1 है और सल्फर पर -2 है, यानी ये सल्फाइड है। अब ये जो सल्फाइड आयन है S-2 ये एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और इधर एल्किल हैलाइड में X- ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो क्या होगा, ये सल्फाइड आयन हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा। चूंकि सल्फर पर -2 है और हेलोजन पर -1 है, इसलिए एक सल्फाइड आयन दो हैलाइड आयनों को प्रतिस्थापित करेगा, इसलिए 2RX लिखा है। तो यहां जब प्रतिस्थापन होगा तो आप देखिए, मैं इधर समझा देता हूं, R+, X-, ये तो एल्किल हैलाइड है और Na+ और S-2 ये अपना सोडियम सल्फाइड है। क्या हुआ, ये जो सल्फाइड आयन है इसने दोनों हैलाइड आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये दोनों एल्किल समूह जो धनावेशित हैं +1+1 ये सल्फाइड आयन के साथ जुड़ जाते हैं, तो बन गया RSR। और ये जो हैलाइड हैं ये सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे 2NaX। अब कल आप देखिए हमने ROR ईथर का निर्माण किया था। मैंने आपको समझाया था जब दो एल्किल श्रृंखलाएं ऑक्सीजन से जुड़ी हो तो ये ईथर होता है। यह ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर है, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर है, तो ये भी एक ईथर है, परंतु ये थायो ईथर है। इसका नाम है थायो ईथर। कितनी एल्किल श्रृंखला है? दो, तो इसका नाम होगा डाई एल्किल थायो ईथर। तो आप देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायो ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि सल्फाइड आयन ने हैलाइड आयन का प्रतिस्थापन किया है। सल्फाइड आयन भी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और हैलाइड आयन भी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। इसके बाद देखिए अगली जो अभिक्रिया मैंने लिख रखी है उसमें RX एल्किल हैलाइड है, तो R+ का और X- का। NaSR सोडियम मरकैप्टाइड, ये है सोडियम मरकैप्टाइड। तो देखिए Na तो प्लस का है और जो SR है ये माइनस का है। तो यहां क्या होगा,
ये जो एसआर सिरा है माइनस का, ये नाभिक स्नेही है, और इधर x माइनस नाभिक स्नेही है, तो ये x माइनस को प्रतिस्थापित करेगा, यानी एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया। क्या बन गया? RSR, और बाहर निकल गया NaX। दो एल्किल श्रृंखलाएं सल्फर से जुड़ी हुई है, वो थायोईथर है, तो इसका नाम हो गया डाई एल्किल थायोईथर। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइड ने ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया में तो सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया की है, और नीचे वाली रासायनिक अभिक्रिया में इसी एल्किल हैलाइड ने सोडियम मरकैप्टाइड के साथ क्रिया की है। यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला जो उत्पाद है वो है थायोईथर। इसके बाद एल्किल हैलाइड की अगली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण एल्केन थायोल का निर्माण। तो आप देखिए RX, R प्लस का और X माइनस का, NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो Na प्लस का और SH थायोल माइनस का, इन दोनों के बीच क्रिया करवाई। ये देखिए ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक एल्किल हैलाइड में उपस्थित हैलाइड आयन जो भी एक नाभिक स्नेही है का प्रतिस्थापन कर देगा, बन गया RSH। तो इधर RSH प्लस निकलने वाला जो अवशिष्ट समूह है हैलाइड आयन वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा NaX। ये जो यौगिक बना है RSH, ये है एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। तो आप देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो एल्केन थायोल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया भी एक प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो है वो है एस्टर का निर्माण। तो आप देखिए इधर ये तो एल्किल हैलाइड R पे प्लस X पे माइनस, और RC≡OOAG ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। मैंने इसके बारे में पहले एक बार बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे इस प्रकार के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए RC≡OH ये अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि COOH समूह है, और AgOH ये क्षार है। दोबारा सुनिए, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि COOH सिरा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला सिरा, और AgOH क्षार है, तो यहां मैंने क्षार लिख दिया। अब आप देखिए अम्ल जो होता है वो H+ देता है, तो यहां से बंध टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। AgOH जो क्षार है ये OH माइनस देगा, तो Ag प्लस और OH क्या है माइनस। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करा रहे हो,
तो आप देखिए क्षार का धनावेशित भाग अम्ल में से H+ को प्रतिस्थापित कर देगा, बन गया RC≡O OAG। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। इधर से H+ बाहर निकला है अम्ल में से और क्षार में से OH- बाहर निकला है H2O। तो आप देखिए ये जो यौगिक है जो मैंने गोला लगाया है, यही यौगिक मैंने यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, क्योंकि ये Ag है तो सिल्वर लवण, K होता तो पोटेशियम लवण, Na होता तो सोडियम लवण। तो ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसमें भी आप देखिए यहां से बंध विदलन होता है, Ag तो प्लस का है और ये RCOO- ये एसीटेट आयन है या कार्बोक्सिलेट आयन है। अब इस पर माइनस है तो ये जो ऋणावेशित सिरा है ये नाभिक स्नेही है और इधर X- नाभिक स्नेही है। तो ये क्या होगा, ये नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड में से X- को यानी दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देगा। तो आप देखिए X- के स्थान पर RCOO- आ गया, तो मैं इसको लिखता हूं RC≡OOR। ये R के ऊपर डैश लगा लिया, यानी ये दोनों R समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये R इधर आ गया और इधर तो Ag और उधर X बाहर के निकल गया, AgX। ये जो यौगिक बना है RCOOR, ये किस नाम से जाना जाता है, एस्टर। तो आप देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। अब हमारे यहाँ सीखने की बात यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण है उसका ऋणावेशित सिरा यानी नाभिक स्नेही भाग एल्किल हैलाइड में से हैलाइड आयन को यानी नाभिक स्नेही सिरे को प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए यह अभिक्रिया भी एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखिए एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अगला और लास्ट जो उदाहरण है वो है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया जब बेंजीन के साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया जब बेंजीन के साथ कराते हैं तो आप देखिए ये तो है बेंजीन, और ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बेंजीन में हमने देखा है कि CH 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 इधर CH इधर CH और इधर CH, ये बेंजीन है। वैसे यदि देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। सामान्यतः जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध टूटता है तो सममाज टूटता है, परंतु यहाँ जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है RH वो ध्रुवीय प्रकृति का है, यानी R पे प्लस और X पर माइनस है। यानी जब ये टूटेगा तो प्लस और माइनस वाले दो सिरों में टूटेगा। इनकी डिमांड के अनुसार जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है इसकी मांग के अनुसार ये बंध विषमांश टूटता है। नहीं तो हमने पढ़ा है कि सामान्यतः कार्बन और हाइड्रोजन बंध सममांश टूटता है, परंतु ये जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है
इसकी डिमांड के अनुसार, जैसे मान लो यहाँ R तो प्लस का अलग होगा और X किसका अलग होगा, माइनस का। अब ये जो R प्लस है ये यदि बेंजीन में किसी स्थिति पर जाकर जुड़ेगा तो उसी पर जाकर जुड़ेगा जहां इसे ऋणावेश या जहां इसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो इसकी डिमांड के अनुसार, आक्रमणकारी अभिकर्मक की मांग के अनुसार ये जो CH बंध है, ये CH बंध ये विषमांश टूटेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आ जाएंगे तो C पे तो आ जाएगा माइनस और H किसके रूप में बाहर निकलेगा, प्लस के रूप में, H प्लस के रूप में। तो आप देखिए ये जो एल्किल हैलाइड है इसमें ये जो R प्लस है एल्किल कारक धनायन जो है ये बेंजीन में H प्लस को प्रतिस्थापित करेगा। तो आप देखिए ये यहां से H प्लस बाहर निकला और उसके स्थान पर R प्लस आ गया, तो R ये बन गया एल्किल बेंजीन, ऐसी बेंजीन जिस पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और बाहर निकलने वाला H प्लस X माइनस के साथ जुड़कर HX बनाएगा। एक अभिक्रिया और बताता हूं मैं आपको, ये बेंजीन CH3Cl क्लोरोमेथेन यह अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहां आप देखिए ये प्लस और ये किसका है, माइनस का। ये CH3 प्लस किसी भी स्थिति से H प्लस को प्रतिस्थापित करेगा। CH3 और HCl मैथिल बेंजीन बन गया जिसे टॉलुइन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, परंतु हमें समझने की क्या बात है। तो आप देखो अगर हम बेंजीन को लें, बेंजीन के हिसाब से देखिए आप, बेंजीन में क्या हुआ है कि बेंजीन का H प्लस एल्किल हैलाइड के R प्लस से प्रतिस्थापित हुआ है। बेंजीन का H प्लस, तो बेंजीन का तो H प्लस और एल्किल हैलाइड के R प्लस से क्या हुआ है, प्रतिस्थापित। H प्लस का है यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और जो R प्लस है वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही ने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन किया है, इसलिए ये अभिक्रिया बेंजीन के संदर्भ में, यदि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि बेंजीन के H प्लस का एल्किल हैलाइड के R प्लस ने प्रतिस्थापन किया है। तो बेंजीन के लिए अभिक्रिया कहलाएगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परंतु एल्किल हैलाइड की बात करो, एल्किल हैलाइड की बात, यहां क्या था, X माइनस था। बेंजीन में क्या था, C6H5 तो माइनस का और H किसका, प्लस का, यही तो था। तो आप देखिए यहां क्या होगा कि जो C6H5 को है माइनस का और
H किसका है? प्लस का। ये तो बेंजीन है और ये एल्किल हैलाइड है। तो आप देखिए बेंजीन का ये जो ऋणावेश सिरा है इसने एल्किल हैलाइड के X माइनस को क्या किया है? प्रतिस्थापित। तो आप देखो R C6H5 वही बढ़ गया एल्किल बेंजीन और HX। तो यदि हम एल्किल हैलाइड के संदर्भ में बात करें तो हमें ये ज्ञात पड़ता है कि एल्किल हैलाइड का जो X माइनस है उसको बेंजीन के C6H5 माइनस ने क्या किया है? प्रतिस्थापित। तो एल्किल हैलाइडों की तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, परंतु बेंजीन की क्या है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण सब मैंने आपको समझा दिए हैं। ये सभी उदाहरण हमारी आगे की जो पाठ हैं उनमें भी आएंगे, वहां इनको हम विस्तृत पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको छोटे छोटे रूप में बताया है, इतना ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मैटर है नहीं। उसके बाद अगली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाई एल्किल हैलाइड। जो अगला टॉपिक है वो है डाई एल्किल हैलाइड। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का, अगला जो टॉपिक है वो है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। नाम से पता चल रहा है डाई हैलोजन यानी ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे हैलो व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। जैसे आप देखिए CH3 CH2 CH3, यहां एक हाइड्रोजन तो इधर से हटाया जाए और उसकी जगह हैलोजन लगाया जाए, एक हाइड्रोजन इधर से हटाया जाए उसकी जगह हैलोजन लगाया जाए, तो आप देखिए बनने वाला जो यौगिक है, बनने वाला जो हैलो व्युत्पन्न है उसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो इस प्रकार का यौगिक डाई हैलो व्युत्पन्न कहलाता है। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा उदाहरण CH3 CH2 CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें इस कार्बन के 2 हाइड्रोजनों को हटाया और उनके स्थान पर हैलोजन समूह जुड़ गया। कितने हैलोजन हैं? 2। यह यौगिक भी कहलाएगा डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसी प्रकार एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। ये हाइड्रोकार्बन है, इसका जो ये पहला कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन हटाया, उसके स्थान पर हैलोजन आ गया और इस कार्बन श्रृंखला का जो अंतिम कार्बन है उस अंतिम कार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन वही हैलोजन परमाणु के द्वारा हो गया। आप देखिए इस हैलो व्युत्पन्न में भी हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो ये भी कहलाएगा डाई हैलोजन व्युत्पन्न। तो परिभाषा में आपको बता देता हूं, जब किसी हाइड्रोकार्बन में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा हो जाता है, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाता है, तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और उनके स्थान पर 2 हैलोजन आएगी। इस प्रकार का यौगिक डाई हैलो व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, 3 डाई हैलो व्युत्पन्नों का उदाहरण मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तीनों में क्या अंतर है, हैलोजन परमाणु की स्थिति, हैलोजन परमाणु की स्थिति क्या तीनों में समान है या अलग अलग है? तो आप कहोगे सर ये
बीच में जो यौगिक लिखा हुआ है, मध्य में जो यौगिक है, इसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, जबकि ऊपर जो यौगिक लिखा हुआ है इसमें दोनों हैलोजन परमाणु अड़ोसी पड़ोसी कार्बन, सन्निकट कार्बन पर जुड़े हुए हैं। जबकि नीचे जो आपने उदाहरण लिखा है उसमें दोनों हैलोजन परमाणु, मतलब एक हैलोजन परमाणु तो प्रारंभिक कार्बन पर है और दूसरा हैलोजन परमाणु अंतिम कार्बन पर है। तो आप देखिए इन तीनों यौगिकों में हैलोजन परमाणु की स्थिति अलग अलग है। तो मैं आपको समझाता हूं। वो डाई हैलो व्युत्पन्न जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो, वो कहलाता है जैम डाई हैलाइड या जैम डाई हैलो व्युत्पन्न। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो, ये देखिए ये हैलोजन इस कार्बन पर है, दूसरा हैलोजन इसके जस्ट पड़ोसी कार्बन पर है, सन्निकट कार्बन, पड़ोसी कार्बन। जब दोनों हैलोजन परमाणु सन्निकट कार्बन यानी अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित हो, इस प्रकार का डाई हैलो व्युत्पन्न विष डाई हैलाइड कहलाता है। विषमिल डाई हैलाइड या विष डाई हैलाइड। और यहां जब एक हैलोजन परमाणु प्रारंभिक कार्बन पर हो और दूसरा हैलोजन परमाणु अंतिम कार्बन पर हो, प्यारे बच्चों प्रारंभिक कार्बन अल्फा होता है, उसके बाद बीटा और अंतिम जो कार्बन होता है वो ओमेगा होता है। तो इस प्रकार का डाई हैलो व्युत्पन्न अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। तो आप देखिए डाई हैलो व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं। यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो तो जैम डाई हैलाइड, दोनों हैलोजन परमाणु सन्निकट कार्बन अड़ोसी पड़ोसी कार्बन से जुड़े हो तो विष डाई हैलाइड, और यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक तो प्रारंभ में है और एक अंत में है तो इस प्रकार का डाई हैलो व्युत्पन्न कहलाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अगली क्लास में हम इनको निर्माण की विधियां और इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन। ये पहला अनुभव है आपका भी और आपको पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी कि हम अब तक तो आमने सामने पढ़े हैं और अब हम मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाला जो है उसका भी पहला अनुभव है और पढ़ने वाले का भी पहला अनुभव है। तो कुछ समस्याएं आती हैं कि भाई सामने बैठे हैं तो तुरंत साफ पूछ लिया हाथ खड़ा करके कि सर मुझे ये बता दो, ये रासायनिक अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा असंभव है कि एक बार पढ़ने से ही बच्चे के रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ जाए। ये तो असंभव है, क्योंकि आप पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हो, 2-3 बार पढ़ोगे पूछोगे तो ही ये समझ में आएगी। तो आपको मैं एक सरल तरीका बताता हूं। ये एक प्रकार से गणित है। गणित में हमने सूत्र याद कर लिया कि भाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, परंतु जब तक हम उस क्षेत्रफल से संबंधित 10-15 प्रश्नों को हल नहीं करते हैं तब तक वो सूत्र हमारे दिमाग में सेट नहीं बैठता है। आप रफ कॉपी लीजिए और प्रतिदिन
इन अभिक्रियाओं को, निर्माण करने वाली अभिक्रिया या इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप रफ कॉपी पर लिख कर याद कीजिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सरल तरीका है याद करने का और अच्छे अंक प्राप्त करने का। यदि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण में कोई भी समस्या आती है, आएगी, जब पढ़ेंगे तो समस्या भी आएगी, जब पढ़ते नहीं है तो समस्या नहीं आती है, परंतु जब पढ़ेंगे तो समस्या आएगी। तो आप संस्था प्रधान से या मुझसे फोन करके उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। समस्या है तो उसका निवारण भी होगा। समस्या तब आएगी जब हम पढ़ेंगे। तो कल हम इनको बनाने की विधि और इनके रासायनिक गुणों के बारे में